आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूं स्मृति। एक बार फिर आप सभी के लिए मैं एडिटोरियल एनालिसिस लाई हूं, लेकिन इस बार मैं जो आपके लिए वीडियोस लाऊंगी वो वीकली एडिटोरियल एनालिसिस होगा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, वो भी वीकली बेसिस पे। तो चलिए आज का हमारा पहला एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है फ्रॉम 1st to 7th ऑफ सितंबर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है एडिटोरियल का? CAG रिपोर्ट द एबिस्मल स्टेज ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है। CAG क्या है? CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उनका जो रिपोर्ट आया है अबाउट द अबिस्मल स्टेज ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर ये हमारा आज का एडिटोरियल है। लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। सो द न्यूज़ फ्रॉम द आप सभी कोई मेरे साथ रीड कीजिएगा, ओके। द न्यूज़ फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अबाउट अनंगताल इन मेहरौली डिड नॉट मेक बिग हेडलाइंस. It was simply reported that on August 22, the center issued a notification to take steps to protect this site, after which Ananttal would be declared a monument of national importance. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो न्यूज़ आया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज़ ASI से अनंगताल के बारे में, ओके। अनंगताल के बारे में जो न्यूज़ आया है वो ज़्यादा हेडलाइंस नहीं बनाया है, उसमें सिंपली रिपोर्ट किया गया है कि जो सेंटर है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि इस साइट को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद ये जो साइट है ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए डिक्लेयर हो जाएगा, ओके। In response to this, a former chairman of the National Monuments Authority (NMA) compared the national monument stature for Anangtal with the recoronation of Anangpal Singh Tomar in Delhi. If he had used this occasion to indulge in some sober reflection, the NMA chairman would have noted that the reservoir has been reduced to a pitiable state. ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इस जो अनंतताल के लिए क्या किया गया, जो एनएमए के चेयरमैन हैं उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को जो नेशनल इम्पोर्टेंस देना है उसके लिए क्या किया, उन्होंने फिर से कोरोनेशन किया। किसका? अनंतपाल सिंह तोमार का, दिल्ली में। तो ऑथर बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ये ओकेजन यूज़ किया होता कुछ अच्छे, सोबर मतलब सोबर का मीनिंग होता है कुछ सेंसिबल ऑपरेशन के लिए, कुछ सेंसिबल काम किया होता, इसके वजह इंस्टेड ऑफ रिकोरोनेटिंग अनंतपाल सिंह तोमार उन्होंने कुछ सेंसिबल वर्क किया होता, तो उन्होंने नोट किया होता कि जो रिजर्वॉयर है दैट इज़ वो पिटिएबल स्टेट में है, वो बहुत ख़राब स्थिति में जो मॉन्यूमेंट है अनंतताल, ठीक है, वो बहुत ख़राब स्टेट में है, तो उसके लिए कुछ किया होता तो कुछ सेंसिबल होता। ऑथर ये कहना चाहे इंस्टेड ऑफ रिकोरोनेटिंग अनंतपाल सिंह तोमार इन दिल्ली इन ओकेजन ऑफ डिक्लेयरिंग द नेशनल मॉन्यूमेंट फॉर अनंतताल, अगर वो कुछ ऐसा करते जो सेंसिबल होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। The CAG's performance audit on preservation and conservation of monuments and antiquities that was tabled in Parliament a few weeks before the above-mentioned notification singled out Ananttal as being in the last stage of disappearance. ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो CAG का रिपोर्ट है उसमें क्या हुआ है, तो CAG का रिपोर्ट है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में दिया गया है। उसमें क्या दिखाया है कि अनंतताल जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ डिसअपियरिंग, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने के, वो मिटने के कगार पे है, ठीक है। होप सो आप सभी को यहाँ तक एडिटोरियल समझ में आया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये मैं जो एडिटोरियल एनालिसिस लाती हूँ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए लाती हूँ जो एस्पायर करते हैं हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स लाइक UPSC, SBI PO,
NDA, and many other competitive state level competitive exams. So I just want to help you guys in this by providing you important editorials on weekly basis, not in the daily but in the weekly basis. I will provide you important editorials of that week. Okay, so hope you will be understanding this. Apart from recording its apart from recording its decrepit state with the aid of photographs, the auditing team's visit revealed that sewage from nearby areas was being discharged into the reservoir. The CAG reports on the state of India's heritage, ranging from those relating to museums in 2011 to its finding on the ASI in 2013, are the most comprehensive public documents on the institutional malice that dogs the conservation of our monuments and antiquities. यहाँ पे ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है, फोटोग्राफ्स लिए हैं, ऑडिटिंग टीम जो गई थी उन्होंने क्या रिवील किया कि जो सीवेज है नियर बाई एरिया से वो भी डिस्चार्ज होता है रिजर्वायर में. ओके, तो CAG का रिपोर्ट है इंडिया के हेरिटेज पे जो म्यूजियम्स थे 2011 में, जो उनकी जो 2011 की जो फाइंडिंग्स थी जो 2013 तक, ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है. इंस्टीट्यूशनल मैलिसे, मैलिसे का मीनिंग क्या होता है? मैलिसे का मीनिंग होता है जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट. ओके, मतलब बहुत ही डिस्कम्फर्ट था जो कि डॉक्यूमेंट्स आया था. ओके, वो बताता है कि हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं कंजर्वेशन कैसे हो रहे हैं. ठीक है, such documents are essential because after 2007 there has been no internal audit of the ASI conducted by the ministry. ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्यों एसेंशियल है ऑथर बोल रहे हैं? क्योंकि 2007 के बाद कोई भी इंटरनल ऑडिट नहीं हुआ है. These excellent reports and those of parliamentary committees are what we have for understanding the state of Indian archaeology, monuments and museums. For this reason, some of the key observations of the 2022 रिपोर्ट आर वर्थ हाईलाइटिंग. तो ऑथर यहाँ पे क्या बताना चाह रही है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं यही है हमारे पास क्या समझने के लिए, इंडियन आर्कियोलॉजी को समझने के लिए, मॉन्यूमेंट्स को समझने के लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए जो इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें कुछ की ऑब्जर्वेशंस है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. द CAG report categorically notes that there is no national policy on archaeological exploration and excavation. The same is possibly true for antiquities. The ASI has estimated some 58 lakh plus antiques all over India, but there is no database or inventory in its possession. The ASI budget for exploration and excavations is less than 1%, even though it informed the Public Accounts Committee of its intention to raise the allocation to 5% of the total budget. तो यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो CAG रिपोर्ट है उन्होंने नोट किया है कि कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है इंडिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन या एक्सकेवेशन के लिए. ठीक है, ये जो सेम होगा एंटिक के लिए. तो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एस्टिमेट किया सम 58 लाख प्लस एंटिक पीसेस है इंडिया में, लेकिन इसका कोई डेटाबेस नहीं है कि इतना ही एंटिक्स है. ओके, द ASI बजट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, जो बजट दिया गया है वो लेस देन 1% है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इन्फॉर्म किया था कि इसको 5% कर दिया जाएगा, बट इट्स 1%. द फेलियर टू डू सो कुड वेल बी बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ASI बजट. फेलियर क्या एक रीज़न हो सकता है? बजट कम होना भी एक रीज़न हो सकता है. ओके, Despite all the public talk of the importance of conserving our national heritage, the budget of the ASI, the primary institutional guardian of monuments, in 21-22 has been reduced by more than 200 crore. Okay, यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी ASI है जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल गार्जियन है मॉन्यूमेंट्स की, वो क्या हुआ है, बजट रिड्यूस कर दिए. कितना? बाय मोर देन 200 करोड़. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है. इसके कारण भी बहुत सारे काम रुके हुए हैं. जो हमारा
मॉन्यूमेंट्स नेशनल हेरिटेज है कंजर्व करने का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे को जो बजट मिले हैं वो बहुत कम है। ओके, द बजट इज़ वेरी लेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हुज टोटल बजट इज़ 1246.75 करोड़। दिस इज़ अ मेजर रिडक्शन, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, ऑथर ये बताना चाह रहे हैं। There is no synergy between the different agencies involved in heritage conservation. The National Culture Fund, established in November 96 to rope in individuals and corporate groups to fund conservation, has utilized only 14% of its fund because of the lack of the coordination with the ASI. यहाँ पे ऑथर एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कोई भी सिनर्जी नहीं है, डिफरेंट एजेंसीज जो इन्वॉल्व है हेरिटेज कंजर्वेशन, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। सिनर्जी मतलब इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑथर यही बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज़ नो कनेक्शन, नो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन दी हेरिटेज कंजर्वेशन। जो कि नेशनल कल्चर फंड है 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी, वो फंड्स कंजर्वेशन के लिए उन्होंने सिर्फ दी एजेंसी हैज़ यूटिलाइज ओनली 14% ऑफ इट्स फंड। क्यों? क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन था ASI के साथ बहुत ही बेकार था, बहुत कम था, ठीक है। द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग हेरिटेज बाय लॉज एंड साइट प्लान्स फॉर ईच मॉन्यूमेंट, हैज़ ओनली फाइनलाइज्ड एंड नोटिफाइड 31 मॉन्यूमेंट्स, while those relating to 210 more are in different stages of finalized. ऐसे ही ऑथर बता रहे हैं कि डिफरेंट एजेंसीज के बारे इस पैराग्राफ में ऑथर बता रहे हैं कि किसका क्या स्टेटस है। जैसे कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी हैं उन्होंने सिर्फ फाइनलाइज कितना किया, 31 मॉन्यूमेंट्स को किया। ओके, 210 और हैं जो कि स्टेज में है फाइनलाइजेशन की, येट नॉट फाइनलाइज्ड। ओके, sorry, this is a fraction of the 3,693 monuments on the list of centrally protected monuments. One wonders if this snail's pace is a consequence of a sense that the center is proactively seeking to amend the act, drastically reducing the prohibited and regulatory area around monuments by minimizing the security net around monuments, a move that would endanger them. The government could make the exercise of creating heritage by laws in their present form redundant. तो यहाँ पे ऑथर यही बोलना चाह रही है कि जो ये पेस है वो क्या कंसिक्वेंस है, जो सेंटर जो प्रोएक्टिवली एक्ट को अमेंड कर रही हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रही हैं प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटरी एरिया प्रोहिबिटेड एरिया को रिड्यूस कर रही है मॉन्यूमेंट से, मिनिमाइज कर रही है नेट सिक्योरिटी नेट अराउंड मॉन्यूमेंट्स। ये क्या जो कर रहा है, ये इससे क्या होगा, ये जो हमारे हेरिटेज है कंजर्वेशन की जगह एंडेंजर हो जाएंगे, मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे। जो भी सेंटर का अमेंडमेंट हो रहा है उसके कारण हमारे मॉन्यूमेंट्स को बहुत खतरा है। these amendments will endanger them. ओके, तो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं। Government could make the exercise of creating heritage by laws in their present form redundant. ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए कि हम लॉज क्रिएट करें। ओके, चलिए, ये था हमारा वीक का पहला इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है। एबिस्मल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड स्टेज है। CAG का जो रिपोर्ट है वो बैड स्टेज ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन पे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू मिस इट, नॉट टू miss this weekly editorial because it's very important for you guys, and just watch my video. It will be really very informative for you all, so please share with your friends also. Let's go to the next editorial of this week, which is also very important. So this is the first editorial was from Indian Express and this one is also from Indian Express. So this article is So the second article is on economy goes slower than anticipated, points towards dwindling momentum. Okay, जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत स्लो जा रहा है। On Wednesday, data released by the National Statistical Office
showed that the Indian economy grew at 13.5% in the first quarter of the ongoing financial year. तो ये जो डेटा रिलीज़ हुआ है कहाँ से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, वो देख रहा है, वो बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 13.5% पे ग्रो हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है. दिस सिमिलरली स्ट्रॉन्ग नंबर विच इज़ ड्रिवन बाय अ फेवरेबल बेस इफेक्ट. Economic activities were severely impacted by the Delta wave of the pandemic in the first quarter of the last financial year, is however below expectations. तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है वो एक फेवरेबल इफेक्ट से है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पेंडेमिक का इफ़ेक्ट था, तो उस कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा नंबर है, बट ये बिलो एक्सपेक्टेशन है. यहाँ पे ऑथर यही कहना चाह रहे हैं. होप आप सभी को समझ में आ रहा हो. समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मिसेस आनंद क्लासेस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हु शो एवर रिक्वायर्स दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इन इट्स मोस्ट रिसेंट update, the Reserve Bank of India had pegged growth for the quarter at 16.2%. ओके, बहुत रिसेंट रिपोर्ट में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो हमारा ग्रोथ होगा वो 16.2% पे होगा, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में ग्रोथ है वो 13.5% है. ओके, दिस ऑल्सो implies that the central bank has been overestimating the growth momentum in the economy. It is also a sign of concern that despite a double-digit growth, gross value added, which strips away indirect taxes and subsidies, has grown by a mere 4.7% over its pre-pandemic level, the first quarter of 2019 and 20. ऑथर बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं. ऑथर कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने ओवर एस्टिमेट कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा अंदाज़ लगा लिया. ओके, ये एक कंसर्न का साइन भी है कि हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन इफ़ वी कंपेयर इट विद द क्वार्टर, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 एंड 2020, there is only a growth of mere 4.7%, okay, before pandemic and after pandemic. So this needs to be highlighted. सभी को समझ में आ रहा है? You people are able to understand what this article is about. It's a very good article, it's a very important article, and it's a very informative article. You should all go through it, okay? So we will move forward. Sorry for that, I have a bad throat today. So आगे बढ़ते हैं हम लोग. The disaggregated data shows that value added by the agriculture sector grew at a healthy 4.5% in the first quarter, notwithstanding the impact of the heat wave. Okay, जो डेटा शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हुआ है 4.5% का. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, दो द अनइवननेस ऑफ द मॉनसून could adversely impact output and as a consequence may have a bearing on rural demand. Within industry, manufacturing grew at a disappointing. इंडस्ट्री में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डिसअपॉइंटिंग रहा है, ठीक है, 4.8% पे ग्रोथ हुआ है, एंड कंस्ट्रक्शन 14.7%. ओके, ग्रोथ ओवर दिस सेक्टर्स प्री पैंडमिक लेवल वाज एनेमिक, मतलब ये अच्छा ग्रोथ किया कंस्ट्रक्शन. ओके, सभी को समझ में आ रहा होगा. अक्रॉस द सर्विसेज सेक्टर, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंटिन्यू टू बी पॉइंट्स ऑफ कंसर्न. ऑथर कहना चाह रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर में देखें तो ये सारे पॉइंट्स कंसर्न के हैं. ओके, ट्रेड हुआ, होटल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, दीज आर पॉइंट्स ऑफ कंसर्न. रिमेनिंग वेल बिलो देयर प्री पैंडेमिक लेवल, बहुत कम ग्रोथ है कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल. वाइल ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, इवन एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वॉज म्यूटेड, बोथ प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. एक्सपेंडिचर साइड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. अगर हम लोग गवर्नमेंट में जो स्पेंड होता है उसको हम लोग साइड में रखें, इफ़ यू कीप दैट असाइड ऑल्सो, बोथ प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ हुआ है. ओके,
दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. बेसिकली इसमें डेटा है दैट यू शुड रिमेंबर, important data, so it's a very important article. So I will really hope that everybody watches this video and have full information about this. Okay, these are very important articles. Hope you have understood. Let's move to the last article of this week. Okay, so the next article is also a very good one and a lengthy one, so मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगी, आप सभी को समझ में आ जाएगा, no issue in that. For a stronger economy we need economic reforms beyond liberalization. Okay, so यहाँ पे आर्टिकल है कि stronger economy के लिए हम लोग को सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए बियॉन्ड लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं. इट्स अ वेरी लेंथी आर्टिकल. द इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड टू कोलैप्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बट इट्स रिकवरी हैज़ बिन बेटर देन दैट ऑफ मोस्ट कंट्रीज. Appropriate counter-cyclical policy enabled this, but it worked because reforms had reached a threshold of adequacy. In the recent past, growth suffered because of an excessive focus on structural reforms while neglecting the smoothing of shocks. Current policy has responded to the latter. But talk of the necessity of reforms is again in the air. So what reforms are required? So यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स होना था पेंडेमिक की वजह से, बट इंडिया हैज़ परफॉर्म बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिफॉर्म्स में एडिक्वेट हुआ. रिफॉर्म्स जो थे, रिफॉर्म्स व्हाट आर रिफॉर्म्स? मेक चेंजेस इन समथिंग. ओके, चेंजेस जो किया गया प्रैक्टिस में, उसके कारण हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया. ओके, बट अभी जो रिसेंट पास्ट ग्रोथ है वो क्यों सफ़र किया? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही फोकस दे रहे हैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में. ओके, वी आर नेग्लेक्टिंग स्मूथनिंग ऑफ द सॉक्स. मतलब किसी चीज़ को स्मूदन करने में हम लोग नहीं काम कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ ज़्यादा फोकस किस में कर रहे हैं? रिफॉर्म्स में कर रहे हैं, चेंजेस करने में है. ठीक है, तो ऑथर वही बोलना चाह रहे हैं कि किस टाइप के रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, किस टाइप के चेंजेस आर रिक्वायर्ड. ओके, so we will move to the next para. A major objective of international institutions such as the IMF WB is to ensure advantages to other countries from India's growth, in particular to their main financiers who are the large capital exporting countries. It follows that they want to ensure freer markets and fewer restrictions on all types of capital flows. Much of this is in India's interest since we need more capital and better integration with world markets. But a democracy cannot ignore the concerns of its own citizens. The IMF WB holy trinity of structural land, labor, and other market opening reforms harms many domestic citizens and beyond the point runs into severe resistance that imposes large political cost. देखिए यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF WB है, ये इंश्योर करती है एडवांटेजेस दूसरे कंट्रीज़ को. इंडिया के ग्रोथ के वजह से दूसरे कंट्रीज़ को क्या एडवांटेजेस हो रही है. ओके, बेसिकली उनके जो इंडिया के जो मेन फाइनेंसर्स है, ओके, हु आर द लार्ज कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो इंडियाज़ को एक्सपोर्ट कर रही है. इट फॉलोज दैट दे वांट टू इंश्योर, जो इन पर्टिकुलर मेन फाइनेंशियर्स है इंडिया की, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्रीयर मार्केट हो, फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस हो. ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडियाज़ के इंटरेस्ट में है, क्योंकि वी इंडियंस ऑल्सो नीड मोर कैपिटल एंड बेटर इंटीग्रेशन. ठीक है, हमें भी ये चाहिए, बट डेमोक्रेसी है ये, यहाँ पे हम लोग सिटीजन्स का कंसर्न को इग्नोर नहीं कर सकते. ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर लैंड है, लेबर है और मार्केटिंग जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक सिटीजन्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजन्स को हार्म कर रहे हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट में रेजिस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, लिबरलाइजेशन हैज़ रीच्ड a point of diminishing returns. Whatever was feasible in the above is surely in motion by now. Further organic reform will take place as states compete. Improving the supply side has many
other aspects. In choosing from the reform menu, the center must be guided by feasibility and pragmatism and ensure that benefits accrue to a majority. ऑथर यहाँ क्या बोल रही हैं कि लिबरलाइजेशन अब ऐसा पॉइंट पे पहुंच गया है कि जिसका जो रिटर्न है वो कम हो गया है, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या है? जो एलिमिनेशन होता है स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच चुका है जिसका हम लोग को जो रिटर्न मिलना था वो कम हो गया है। अब जो पॉसिबल फिजिबिलिटी था वो अब तक हो चुका है, ठीक है। और हम लोग अगर रिफॉर्म करते और चेंजेस करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट्स कम्पीट करेंगे, ओके। इम्प्रूविंग द सप्लाई साइड हैज़ मैनी अदर एक्सपेक्ट्स। सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने का बहुत सारा दूसरा भी एक्सपेक्ट्स है, ओके। जो सेंटर है उसको फिजिबिलिटी से गाइड होना चाहिए। सेंटर को कौन गाइड करना चाहिए? फिजिबिलिटी एंड प्रैग्मेटिज्म। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म की जो इवैल्यूएट करता है थ्योरीज को और बिलीव्स को प्रैक्टिकल में, वैसे करके काम करना चाहिए सेंटर को। सेंटर को फिजिबिलिटी और प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकलिटी से गाइड होना चाहिए, ओके। The focus should be on leveraging these special circumstances that currently favor India. These include the impetus COVID-19 has given to digital aspects where India has a comparative advantage, the possibility of supply chain diversification away from China, moving to a net zero economy and harnessing green initiatives as a source of investment and innovation. Attention should be given to developing skills and capabilities, improving employability, augmenting infrastructure, reducing logistics and other business costs through better center-state coordination and enhancing the quality of governments and counter-cyclical regulation with good incentives. ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब जो बात है अब सिर्फ सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन पे बात आती है, ठीक है। फोकस किस में होना चाहिए? फोकस होना चाहिए इंडिया को क्या में करना चाहिए? कोविड-19 की वजह से बहुत सारा डिजिटल हम लोग को एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन हुआ है, तो एक्सप्लोर हमने किया है बहुत सारी चीज़ें को डिजिटल वे में ड्यू टू कोविड-19। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इंडिया के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने सप्लाई चेन को, चाइना से अलग कर सकते हैं, नेट ज़ीरो इकोनॉमी कर सकते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, स्किल्स बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पे हम लोग काम कर सकते हैं। मच कैन बी डन इम्प्रूव डेटा यूज एंड प्राइवेसी फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स एंड पुलिस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग पॉलिटिकल कैपिटल ऑन रिफॉर्म। ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ों पे हमें काम करनी चाहिए। हम लोगों को इन पॉलिटिकल कैपिटल जो है हमारा उसको रिफॉर्म्स चेंजेस में वेस्ट करने के जगह हम लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग सिस्टम में चेंजेस कर सके जो इन्हांस करेगा जो ट्रेंड चल रहा है उसको, ठीक है। जो रिफॉर्म सजेशंस होता है, येट रिफॉर्म सजेशंस कंटिन्यू विद द लिबरलाइजेशन एजेंडा। तो रिफॉर्म का जो चेंजेस का जो सजेशंस है वो अभी भी लिबरलाइजेशन के एजेंडा से मैच करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई हैं, इस सब चीज़ों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, देयर इज अ रिकमेंडेशन टू प्राइवेटाइज मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टार्टिंग विद दोज डूइंग वेल, but the argument that the public sector banks are a drain on taxpayers' money is based on the experience of the last decade. In the 2000s, they were doing better than private banks and withstood the global financial crisis better. NPAs rose because they were pushed into lending to infrastructure where there are inherent asset liability mismatches for commercial banks. Moreover, it was the first time that the lending was to private companies. Therefore, a full resolution had to await the setting up of the missing regulatory framework for bankruptcy. Improvements in PSP governance and risk-based lending profiles have resulted in falling NPA ratios and strong capital adequacy even under the pandemic shocks. Social schemes that were a drain on PSP resources are now largely financed through direct subsidies by the government. ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, सो मैं पूरा आर्टिकल आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, मैं बस बता दूँगी ये इसमें क्या है, इसकी समरी बस, ओके।
तो ये प्राइवेटाइजेशन में क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों को प्राइवेट कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में वो वैसा काम नहीं कर रही जो वो 2000s में कर रही थी, ठीक है। तो हम लोग को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, इसका यही समरी है। और ये जो डाइवर्सिटी है ये आप लोग खुद से रीड करेंगे, ओके। ये सबका मैं समरी बस बताऊंगी। Diversity in institutions and approaches makes for a more stable financial sector, okay। Diversity होना चाहिए sorry। Public sector banks are trusted by many savers. They have garnered 1.7 trillion in the Jan Dhan accounts while private banks have hardly any। तो ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन किया है, बस शॉर्ट में मैंने जो बताया वही है इसका समरी, ओके। आप सभी को इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओवर शूटिंग ऑफ द एक्सचेंज रेट, व्हाट डज ओवर शूटिंग मीन्स? ओवर शूटिंग मीन्स एक्सीड करना, ठीक है। तो exceeding of the exchange rate. There are recommendations that the rupee should be completely market determined, should be allowed to sink under foreign outflow since this would benefit exporters. But pass-through of exchange rate depreciation is much faster in Indian imports, which are dominated by the dollar-denominated commodities such as crude oil. Indian exporters largely have little market power and are forced to share the benefits of depreciation. Many studies show they do not gain from volatility. As imported inflation rises, monetary tightening follows and hurts the real sector. Real appreciation results in and requires more nominal depreciation. Any gain to exporters from overshooting is temporary. The fall in the exchange rate of the rupee from about rupees 8 in the 90s to about rupees 80 currently has not brought about a sustained rise in exports. बेसिकली यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट एक्सीड करता है, जो रुपी का जो फॉल है, इन दी एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी का जो फॉल है, वो जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको सस्टेन नहीं करता, उसको बैलेंस नहीं करता है, ठीक है। जो एक्सीडिंग हो जाता है एक्सचेंज रेट का, वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं करता है। जो फॉल है एक्सचेंज रेट का रुपी में, रुपीज़ 8 से 90 से 80 हो गया करेंटली, बट वो उस हिसाब का एक्सपोर्ट नहीं हमारा रेस किया। जिस हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेट गिरा है, फॉल हुआ है, तो वैसा राइज नहीं हुआ है हमारा एक्सपोर्ट में, ठीक है। रिकमेंडेशन यही है कि उसको मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए, हमारे रुपी को मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्केट रुपी शुड बी डिटरमाइंड, ओके। ये समरी था इसका। Market panics and rash deviations from competitive real exchange rates hurt the economy and most participants. Lower volatility in the exchange rate helps both gainers and losers when there are changes in the rupee value. Both positive and negative deviations from equilibrium real rates are harmful. Only a fraction of the foreign portfolio flows that look for trading benefits gain from volatility, not the majority that has a steady commitment and is here to benefit from India's growth. Trading FPIs want to be the first to go out, take profits, and then wait for a rupee crash before coming back in. If they know there will be no crash, there is less incentive to be the first out. The country risk premium falls. This may have contributed to a reversal of outflows. यहाँ पे क्या बता रहे हैं ऑथर कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव डेविएशन होता है इक्विलिब्रियम से, वो दोनों ही हार्मफुल होता है, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स बेनिफिट में गेन नहीं करते हैं। वोलेटिलिटी जो चेंजेस होती है उससे बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता है, ठीक है, फ़ायदा नहीं होता है। जो मेजॉरिटी होती है उनका स्टेडी कमिटमेंट होता है और उनको क्या चाहिए, उनको इंडिया के ग्रोथ से बेनिफिट चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज, वो बहुत ज़्यादा गेन नहीं करते हैं वोलेटिलिटी से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये रिवर्सल हो जाता है हमारा आउटफ्लोज का। यहाँ पे ऑथर वही बताना चाह रहे हैं। सम रूपी वॉलेटिलिटी इज़ गुड
फिर भी ऑथर बोल रहे हैं कि कुछ रुपी वॉलेटिलिटी गुड है एंड इनकरेजेस फर्म्स टू हेज करेंसी रिस्क। हेज का मतलब क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। हेज का मतलब होता है अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ। ओके, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम रुपी वॉलेटिलिटी इज गुड एंड टू हेज देमसेल्व्स करेंसी रिस्क। ओके, central banks typically let the currency fall under outflow, so exiting FPIs get less. Then the bank comes in buying low, stabilizing the currency and reducing the overshooting. Trend depreciation has to compensate for inflation and productivity differentials. That US inflation exceeds that of India and productivity tends to rise with growth, reduces the required depreciation. It helps exports if the rupee depreciates as much as major export competitors. Depreciation has been close to that of the Chinese currency, so intervention that prevents overshooting has only facilitated the working of markets and their discovery of equilibrium values. ओके, यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ रुपी का वॉलेटिलिटी गुड है और एनकरेज करता है फर्म्स को कि वो करेंसी रिस्क ले सके। ओके, सेंट्रल बैंक्स जो है वो करेंसी फॉल करने देते हैं, करेंसी को गिरने देते हैं आउटफ्लोज में, ठीक है। जो एग्जिटिंग एफपीआईज हैं वो उनको कम मिले, तब बैंक आती है, वो कम में लेती है, स्टेबलाइज करती है करेंसी को और रिड्यूस करती है ओवरशूटिंग को। एक्सीडिंग जो हो रहा है पार्ट उसको ओवरशूट रिड्यूस करती है। तो क्या होता है, जो ट्रेंड होता है वो डेप्रिसिएशन का जो ट्रेंड होता है उसको इन्फ्लेशन से कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है इंडिया से और प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रोथ के साथ इंक्रीज़ करता है। इसके कारण क्या होता है, यूएस का जो रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है। और ये हेल्प करता है एक्सपोर्ट को। अगर रुपी डिप्रिशिएट करती है एज मच एज मेजर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन बहुत क्लोज है चाइनीज़ करेंसी से, तो इंटरवेंशन जो है वो प्रिवेंट करता है ओवरशूटिंग। ये सिर्फ फैसिलिटेट करता है वर्किंग ऑफ मार्केट्स एंड देयर डिस्कवरी ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यूज़। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल था, आप सभी को समझ में आया हो आई होप। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एंड वेरी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। आई विल रियली appreciate you guys if you go through these important weekly articles, weekly editorials. This will surely help you in your aspiring exams, competitive exams like NDA, UPSC, state level exams and in many other exams. This is very important article. These are very important editorials, so kindly watch my video, the full video, and get lots of information from this and share with your friends, relatives, whosoever wants this information. सभी के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिसेस आनंद क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।